नमस्कार दोस्तों, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्म पे हम लोगों ने बात किया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, इसके अलावा मास स्पेक्ट्रम के बारे में। हमने मास स्पेक्ट्रम में दो चीजें देखी थी। एक तो था पेरेंटल मॉलिक्यूल, पेरेंटल जो पीक थी, और एक थी बेस पीक। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पेरेंटल आयन पीक के। तो अगर मैं पेरेंटल आयन पीक की बात करूं तो पेरेंटल आयन पीक क्या थी? मॉलिक्यूलर पीक भी जिसको कहा गया, मतलब जो मॉलिक्यूल की ओरिजिनल पीक थी विदाउट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। द पेरेंटल पीक इन एरोमेटिक कंपाउंड इज रिलेटिवली मच इंटेंस ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर पेरेंटल पीक कंपैरेटिवली हाई होगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, रिलेटिव अबेंडेंस ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? रेजोनेंस, और रेजोनेंस क्या देती है? स्टेबिलिटी। और जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है भाई? कितना परसेंट मॉलिक्यूल है, कितना परसेंट उस आयन का प्रेजेंट है ना? यानी कि वो उसकी स्टेबिलिटी को भी शो कर रही है। तो आप ये मान के चलिए, जितना ज्यादा स्टेबल पेरेंटल मॉलिक्यूल होगा उतनी ही ज्यादा उसकी रिलेटिव एबंडेंस भी होगी या इंटेंसिटी भी होगी पीक की। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स शो मोर इंटेंस पेरेंटल पीक देन नॉन कॉन्जुगेटेड ओलिफिन। क्योंकि अगर कॉन्जुगेटेड ओलिफिन होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा? उसमें रेजोनेंस होगा। और नॉन कॉन्जुगेटेड होगी तो उसके अंदर कम रेजोनेंस होगा। ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैव मोर इंटेंस पेरेंटल पीक देन सैचुरेटेड एंड साइक्लिक कंपाउंड। है ना? क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी सेम वही रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जबकि नॉन अनसैचुरेटेड और वो सॉरी सैचुरेटेड और साइक्लिक कंपाउंड में इस तरह की चीजें नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल शो मोर इंटेंस पेरेंटल पीक देन ब्रांच मॉलिक्यूल। क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा इंटेंस पीक शो कर रहा है जैन ब्रांच, क्योंकि ब्रांच कंपाउंड में जहाँ ब्रांचिंग है वहां टूटने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जबकि जो लीनियर कंपाउंड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है ब्रांच मॉलिक्यूल से। इसी वजह से उसकी पेरेंटल पीक की इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रांच पीक से। ठीक है। दूसरी चीज, द एब्सेंस ऑफ पेरेंटल पीक। अगर मान लिया, ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंटल पीक एब्सेंट ही हो। ऐसा तब होता है जब आपका मॉलिक्यूल जो है वो बहुत अनस्टेबल है, बहुत ही वीक है, वो तुरंत ही टूट जा रहा है ना? आपको डिटेक्ट करने से पहले ही वो फ्रेगमेंट्स में टूट जा रहा है। तो ऐसा किन कंपाउंड के अंदर होता है? दैट एब्सेंस ऑफ पेरेंटल पीक मींस द कंपाउंड इज हाईली ब्रांच। अगर कंपाउंड आपका हाईली ब्रांच है या टर्शरी अल्कोहल है ना? तो टर्शरी अल्कोहल और हाईली ब्रांच जो कंपाउंड होते हैं उनमें पेरेंटल पीक एब्सेंट होती है, यानी कि उनके अंदर पेरेंटल पीक मिलेगी नहीं, उसमें अदर जो पीक्स हैं वो मिलेंगी। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में, है ना, हैव वेरी लेस इंटेंस पीक। होती तो है लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी होती है। ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि जो हाईली ब्रांच्ड है जिनमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, इसके अलावा जो टर्शरी अल्कोहल उनमें पेरेंटल पीक नहीं होगी। इसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी में होगी तो, लेकिन वो बहुत कम होगी, पीक बहुत स्मॉल होगी, है ना? बहुत इंटेंसिटी उसकी कम होगी। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं जैसे कि OH हुआ, OR हुआ, NH2 हुआ, जो क्या करते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, है ना? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन। ठीक है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है किसी कंपाउंड के आयनाइजेशन के लिए इन द गैसियस फेज इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना? तो ये जो ग्रुप जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ पेरेंटल पीक इन एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, वो उनकी क्या है? इंटेंसिटी भी इंक्रीज करता है ना? सॉरी, जो ये घटा रहे हैं, है ना,
जो घटाते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को, यानी कि एनर्जी को घटा रहे हैं, जो एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन के लिए, वो क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ पीक को बढ़ा देते हैं। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में कहीं OH प्रेजेंट हो, OR प्रेजेंट हो या NH2 प्रेजेंट हो, तो उसकी पीक की इंटेंसिटी कंपैरेटिवली हाई होगी एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि NO2Cl, तो वो क्या करते हैं, उनकी पीक कंपैरेटिवली लो होगी। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड में कहीं NO2 प्रेजेंट है या Cl प्रेजेंट है, तो उसकी पीक क्या होगी, उसकी पीक कंपैरेटिवली लोअर होगी, उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। ठीक है। दूसरी तरफ ये क्लोरोब्रोमो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इन केस ऑफ क्लोरो ब्रोमो कंपाउंड आइसोटोप पीक इज प्रेजेंट। आइसोटोप पीक होती है कि बेसिकली मान लिया क्लोरो की आपने कोई मॉलिक्यूल लिया, तो क्लोरो के अंदर क्लोरो के कुछ आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, है ना, विच हैव हायर एटॉमिक नंबर, हाई मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, हाई मॉलिक्यूलर वेट देन द ओरिजिनल कंपाउंड, तो उनकी पीक एक या दो पॉइंट आगे मिलेगी आपको। दैट पीक इज कॉल्ड आइसोटोप पीक। यानी कि आइसोटोप पीक की जो M/E रेशियो होगा वो क्या होगा, उस यानी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या दिखाएगा, वो पेरेंटल पीक से भी ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि वो किसकी वजह से, वो आइसोटोप की प्रेजेंस की वजह से। और आइसोटोप बहुत कम होते हैं, है ना, तो इसलिए उन पीक की इंटेंसिटी तो हालांकि बहुत कम होगी, लेकिन वो आपको पेरेंटल पीक से आगे दिखाई देगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोटोप पीक। तो क्लोरो और ब्रोमो में आइसोटोप पीक मिलती है। इन केस ऑफ ब्रोमो कंपाउंड में आइसोटोप पीक कैसे मिलेगी, M+M मतलब ओरिजिनल मॉलिक्यूल की, और M+2 पीक मिलेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 46 है, तो एक पे पीक तो मिलेगी 46 पे और दूसरी मिलेगी 48 पे, और उनका रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो, यानी कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी। दूसरी तरफ क्लोरो कंपाउंड में भी इसी तरह से मिलेगी, एक M पे मिलेगी और एक M+2 पे मिलेगी पीक, और उनका लेकिन उनका रेशियो क्या होगा, 1:3 होगा। तो आप लोग अगर इस तरह की पीक प्रेजेंट है, तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि ये भाई ब्रोमो कंपाउंड है और ये क्लोरो कंपाउंड है। ठीक है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा मिलेगी। ठीक, दोनों में, क्लोरो और ब्रोमो में बस फर्क क्या है, ब्रोमो में उनकी इंटेंसिटी 1:1 रहेगी और क्लोरो में 1:3 का रेशियो रहेगा इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रूल की तरफ जो कि यूज होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन रूल, है ना। ये रूल ये कहता है, ये बेसिकली नाइट्रोजन की प्रेजेंस निकालने के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता सकता है कि हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं है। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से ये कहता है कि अगर इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास है किसी कंपाउंड का, तो उसके अंदर या तो नाइट्रोजन है ही नहीं, देयर इज नो नाइट्रोजन, या फिर अगर है भी तो इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन है ना, यानी कि दो होंगे, चार होंगे, या फिर होंगे ही नहीं। दूसरी तरफ अगर कहीं ऑड मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास है, तो उसका मतलब उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ही होंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं ना, जैसे कि ये मैं देख लूं CH3NH2, अब यहाँ क्या है, और नंबर ऑफ नाइट्रोजन है ना, एक ही है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो, कार्बन 12, 12+3 15, नाइट्रोजन 14 प्लस ये कितने, दो, है ना, 12×3 15, 2 17, 17 और 4 21, 31 आ गया। तो 31 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका क्यों क्यों ऑड नंबर है, क्योंकि इसके अंदर भाई नाइट्रोजन भी ऑड नंबर में। तो अगर किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, किसी की M की वैल्यू इवन आती है, तो इसका मतलब उसमें इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, या फिर है ही नहीं। और अगर ऑड आती है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो हम लोग नाइट्रोजन एटम की संख्या बता सकते हैं इस रूल के द्वारा, बाय वॉचिंग इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रूल। इस पर कहीं पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है नाइट्रोजन रूल्स के ऊपर। जो पिछले वाले हैं वो रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं और वो भी आते हैं, जैसे कि इसमें से ये वाला रूल जो आइसोटोप पीक्स वाला रूल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू शुड रिमेंबर दिस रूल। ठीक है,
अब हम आते हैं जनरल फ्रेगमेंटेशन मेथड मोड्स के बारे में। बेसिकली हम लोगों ने पिछले टर्म पे बात की कि जो आपका मॉलिक्यूलर आयन है वो फ्रेगमेंट होगा, टूटेगा छोटे छोटे और आयन्स में, है ना। तो वो कैसे टूटेगा उसके लिए भी कुछ भाई क्या कह सकते हैं, कुछ मैकेनिज्म है टूटने का, है ना। तो वही मैकेनिज्म के बारे में अब हम बात करते हैं, जनरल मेथड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। तो फर्स्ट इज सिंपल क्लीवेज मेथड है, सिंपली टूट रहा है, सिंपल क्लीवेज मेथड। तो ये दो तरह से हो सकता है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक फिशन क्या होता है भाई, कोई बॉन्ड है ये, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया, दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन। और हेट्रोलिटिक में क्या हो गया, ये है कहीं, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यही ले गया, तो ये क्या बन जाएगा, C+O नेगेटिव, है ना। दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन, बराबर की तरह। और ये क्या कहलाएगा, हेट्रोलिटिक फिशन कहलाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर आगे डिवाइड किया गया, होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, अपीयर इन ऑड इलेक्ट्रॉन आयन, ऑड इलेक्ट्रॉन आयन में ही अपीयर होता है, हैविंग एन अनपेयर्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन आयन कौन से होंगे, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, विच इज कैपेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, जो नया बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। तो होता क्या है इसमें, एनर्जी रिलीज बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड यूज टू क्लीवेज ऑफ अदर बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, एक नया बॉन्ड बनता है ना। ये उन्हीं कंपाउंड में दिखाई देगा बेसिकली जिनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि नया बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड बनाने से जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, वो दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल। लेट्स सी, इस ये कई तरह के होते हैं, मॉड 1, मॉड 2, मॉड 3। तो पहले हम लोग मॉड 1 की बात करते हैं। तीनों में सेम ही है ना। तो मॉड 1 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है ना, इन दोनों के बीच में ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, और इस बॉन्ड के बनने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई वो किसे टूट, वो इस वाले बॉन्ड को, वो सॉरी इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल, है ना। ये वाला तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो, एक ही बात है ना। तो ये जो बॉन्ड बनने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हुई इस वाले के लिए, वो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। तो मोड 1 में क्या होता है, मोड 1 अपीयर इन कंपाउंड इन विच हेट्रो एटम इज सिंगली बॉन्डेड। ये मोड 1 किस में होगा, उन्हीं कंपाउंड में होगा जिसमें हेट्रो एटम, जैसे कि एक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ClBr I, है ना। वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है। तो उन्हीं में मोड 1 दिखाई देगा। तो ये मोड 1 में क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड तो बन रहा है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। ऐसे ही सेम एक और एग्जाम्पल है, ये अल्कोहल का, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड तो बन रहा है, और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो ये दो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपने छोटे, ये किस में डिसोशिएट हो गया, छोटे आयंस में डिसोशिएट हो गया, ये भी फर्दर छोटे आयंस में डिसोशिएट हो गया। सेकंड मोड 2 पे आते हैं। मोड 2 का मतलब, मोड 2 उन कंपाउंड में दिखाएगा जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा, यानी कि हेट्रो एटम जहां डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो डबल बॉन्ड से तो वहां भी सेम फंडा वही है कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा और दूसरा टूटेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, डबल की जगह क्या आ गया, ट्रिपल आ गया, और एक बॉन्ड टूट गया। ये वाला तोड़ दो या ये वाला तोड़ दो, तो हमने ये वाला तोड़ दिया, ये टूट गया और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। ठीक है, दैट इज मोड 2। नेक्स्ट इज मोड 3। मोड 3 बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स में दिखाई देता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता क्या है, जब ये बॉन्ड टूटेगा, मान लीजिए ये बॉन्ड तो टूट गया, लेकिन ये क्या होगा, इस रिंग का एक्सपेंशन होगा। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग थी, अब ये किस में बदल गई, 7 मेंबर्ड रिंग में बदल गई, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया भाई, क्योंकि रेजोनेंस है इसके अंदर, स्टेबिलिटी आ गई, और ये 6 मेंबर्ड रिंग फर्दर 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गई। तो ये मोड 3 जो है ये किस में दिखाई देगा, ये हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स में दिखाई देगा। ठीक है। ये तो हुए होमोलिटिक फिशन के बारे में। होमोलिटिक में एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 3 तरह के मोड्स हैं। होमोलिटिक पहली बात तो किस में होगा, होमोलिटिक में एक बॉन्ड बनेगा दूसरा टूटेगा। ठीक है। और जो बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है वो टूटने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो मोड 1 किस में होता है, जो हेटेरो एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा मोड 2 था, मोड 2 में जहां डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डबल की जगह वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। और तीसरा है
एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो मॉड 3 होता है। मॉड 3 में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जैसे बेंजीन नहीं है, वो क्या करती है, अपने साइज को बढ़ा लेती है जिससे कि वो स्टेबल हो जाती है, उसमें से फ्री रेडिकल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज बेसिकली जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो लेकिन कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, पूरी तरह से लेके जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है। होमोलिटिक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया था, एक इसने लिया था, यहाँ क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस पर एक फ्री रेडिकल आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज। वी कैन आल्सो सी इट इन कीटोनिक कंपाउंड, कीटोन में भी देख सकते हैं, है ना। कीटोन में भी क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस पर आ जाएगा, ये बॉन्ड ये यहाँ चला जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो ये मूवमेंट इस तरह से हो रही है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड मूव कर रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो सकता है बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी क्लीवेज दिखाते हैं, तो जर्नल क्लीवेज थे, है ना। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स की भी बात करते हैं। एक होता है रेट्रो डील सेल्टर क्लीवेज, ये वही है, डील सेल्टर का उल्टा है। डील सेल्टर रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि डाइईन और डाइइनोफाइल, ये तो कहलाता है डाइईन और ये क्या कहलाता है, डाइइनोफाइल। इनका कॉम्बिनेशन करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बनता है ना। तो यही इसका उल्टा कर रहे हैं हम लोग। जब साइक्लोहेक्सेन को तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना। और फिर ये फर्दर टूटे तो एक तो बन गया, है ना, डाइइनोफाइल, और ये बन गया डाइईन, है ना, कैटायन। ठीक है, डाइईन का एक कैटायन बन गया। तो ये डील सेंटर रिएक्शन ये कैसे कंपाउंड में दिखाता है, साइक्लोहेक्सेन वाले कंपाउंड्स में दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल टू अनदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफर हो रहा है हाइड्रोजन एटम। देखो ये यहाँ से टूट रहा और ये यहाँ से टूट रहा। ठीक है, तो ये बनाएंगे HX, सॉरी इसमें ये ठीक है, तो ये HX बना लेंगे और ये बाद में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लिक मॉलिक्यूल, है ना। साइक्लोप्रोपेन हो सकता है या साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन टूटा और यहाँ से दूसरा पार्ट टूटा। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ना, यहाँ एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, तो OCH3 यहाँ से टूटेगा और हाइड्रोजन यहाँ से टूटेगा और ये बना देगा CH3OH, और बाकी ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये आपका कैटायन हो गया। ठीक है, हैविंग अ पर्टिकुलर चार्ज बाय रेशियो। इसी तरह से हम यहाँ भी देख सकते हैं, देखो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है ना, और हाइड्रोजन यहाँ से टूट रहा है। ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट के कहाँ लगेगा, NH पे लगेगा। तो यहाँ तो हो गया NH2 और यहाँ हो गया CH2COC। ठीक है, तो एक तरफ से हाइड्रोजन टूट रहा है, हाइड्रोजन का बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बहुत रिएक्शन है जिसके बारे में बात की जाती है इसमें, दैट इज कॉल्ड मैक्लर्टी रीअरेंजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम फॉलोड बाय द क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड, है ना। गामा हाइड्रोजन का क्लीवेज वो होगा माइग्रेशन, और बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। दिस रीअरेंजमेंट लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन। ये किस में दिखाई दे रहा है, ये एल्डिहाइड में दिखाई दे रहा है, कीटोन में दिखाई दे रहा है, एमीन में दिखाई दे रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में दिखाई दे रहा है। और इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ये 6 मेंबर्ड, है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ठीक है, लेट्स सी द रिएक्शन। यहां पर अगर आप देखें ये, अब देखो इसमें कौन कौन से, है ना, ये इसके बराबर वाला ये तो हो गया अल्फा, दिस इज बीटा,
एंड दिस इज गामा। तो ये गामा पे जो हाइड्रोजन लगा है ये क्या कहलाएगा, गामा हाइड्रोजन। तो गामा तो हाइड्रोजन टूटेगा दिस वन, और बीटा बॉन्ड टूट रहा है ना, दिस वन बीटा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये तो यहाँ इससे जाके जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, देखो इस तरह से। तो ये क्या बना रहा है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं। तो ये जब यहाँ ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा OH, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 CH2, है ना। ये R था यहाँ पे वैसे तो, है ना, इसे R को हटा के हाइड्रोजन ही दिखा दो और कंफ्यूजन कम हो जाएगा, है ना। confusion ये ठीक है, अब सही है। तो CH2 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हम भूल गए थे यहाँ पे लगाना, ठीक है। तो CH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गामा हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, बीटा बॉन्ड टूट रहा है। तो इस तरह से मैक्रोलेक्टिक रीअरेंजमेंट हो रहा है और इसमें 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ये है जैसे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, देखो ये बन गई 6 मेंबर ट्रांजिशन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, गामा बॉन्ड, ये कहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और ये वाला बीटा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। भाई ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, है ना, बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, और ये गामा बॉन्ड हो गया, है ना। और कार्बन की बात करूँ, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, और ये गामा पे लगा हुआ अल्फा, वो गामा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन रिलीज हुआ। तो यहाँ तो बन जाएगा एल्कीन CH2 और बाकी ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ऐसे ही सब सेम हम इस एरोमेटिक कंपाउंड में देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटा और कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन आ गए और एक यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो क्या बना, CH2 बना, ठीक है। these are the M/E ratio of these fragmented ions, है ना। क्योंकि ये बन रहे हैं इसमें मैक्रोलेफ्टी, तो ये यूजुअली ये दिखाई देता है कि यही बेस पीक होते हैं क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये होते हैं मैक्रोलेफ्टी रिएक्शन में, यही बेस पीक बनता है जो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन जो होती है इसके अंदर। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन में, हम लोगों ने पहले शुरुआत से ही चलते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हम लोगों ने इंटेंसिटी के बारे में बात की कि डिफरेंट जो पेरेंटल पीक होती है उनकी इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है। तो हम लोगों ने ये समझा ओवरऑल कि रेजोनेंस को एक रिप्रेजेंट, मतलब अगर मॉलिक्यूल आयन जो है पेरेंटल आयन वो स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी पीक। तो ऐसा क्यों होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है, जैसे कि हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड में देखा उनमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड ओलेफिन में ज़्यादा होती है ना। इसके अलावा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ज़्यादा होगी, लीनियर में ज़्यादा होगी, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, उनकी बहुत कम रहती है। और अगर कई बार ऐसा होता है पीक एब्सेंट भी रहती है, वो किस में होता है, हाईली ब्रांच या टर्शरी अल्कोहल में होता है। इसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे OH OR NH2 जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को घटाते हैं, वो उनकी पीक एरोमेटिक कंपाउंड में ज़्यादा होती है। जबकि कुछ कंपाउंड जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं उनकी पीक्स जो है कम होती है। इसके अलावा हम लोगों ने आइसोटोप पीक्स की बात करी जो क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड्स में होती है, ठीक है। ब्रोमो में 1:1 के रेशियो में होगी और क्लोरो में 1:3 के रेशियो में होगी। इसके अलावा हमने नाइट्रोजन रूल की बात की कि अगर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है तो मॉलिक्यूलर मास भी इवन होगा, है ना। और अगर ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है तो मॉलिक्यूलर मास भी ऑड होगा। इसके अलावा हम लोगों ने बात की फ्रेगमेंटेशन मेथड के बारे में। तो सिंपल क्लीवेज के बारे में बात करें, सिंपल क्लीवेज 2 तरह का होता है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, है ना। होमोलिटिक 3 तरह के होते हैं, मोड 1 किस में दिखाई देता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड है हेट्रो एटम और कार्बन के बीच में। मोड 2 कब दिखाई देता है, जब डबल बॉन्ड है। और मोड 3 किस में दिखाई देता है, एरोमेटिक कंपाउंड में। जबकि हेट्रोलिटिक फिशन क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिशन में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ इसके अलावा ये तो सिंपल क्लीवेज थे, इसके अलावा कुछ स्पेशल भी है जैसे रेट्रो डील सेंटर क्लीवेज, ये साइक्लोहेक्सेन टाइप मॉलिक्यूल्स में दिखाई देता है। ये डील सेंटर का उल्टा है, डील सेंटर रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स में लिख दूं तो ये वही है, ठीक है।
इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रांसफर है, जिसमें क्या करता है, हाइड्रोजन एटम जो ट्रांसफर होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने मैक्लैफ्टी रीअरेंजमेंट की बात की, जिसमें